हेलो दोस्तों, एजुकेशन ग्रुप 3.0 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग देखेंगे प्लेटफॉर्म का 2600 प्लस मैथ का सेट नंबर 9 को। और दोस्तों, आपने अभी तक सेट नंबर 1 से लेकर 8 तक का सोल्यूशन नहीं देखा है तो जय चैनल के प्लेलिस्ट में वहां पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक दुकानदार को 48 रुपए में मशीन बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को उसी मशीन को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ से दिया है कि 20% की हानि होती है यदि वो बेचता है 48 रुपए में, यानी कि 20% की हानि यानी कि 80 का मान जो दिया है वो दिया है 4800। यहाँ से हो जाएगा ये 8 छक 48, यानी कि ये 60 बार में कट जाएगा, यानी कि एक बराबर में आ गया 60। तो पूछा क्या है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए यानी कि 120 का मान पूछा है। ऐसे 120 बराबर में हो जाएगा 60 इंटू का 120, यानी कि हो जाएगा बढ़ छक्के 72, डबल जेड के 7200 रुपये में अगर वो बेचेगा तो उसको 20% का लाभ होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है। तो दोस्तों, किसी भी बहुभुज का बाह्य कोण का जो योग होता है, बाह्य कोणों का योग वह होता है 360 डिग्री। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि एक परिवार द्वारा उपयोग की जाने वाली किराने की वस्तु मूल्य में 25% की वृद्धि होती है तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी होनी चाहिए ताकि इस मद पर व्यय को अपरिवर्तित रखा जा सके। क्योंकि प्रतिशत कमी ज्ञात करना है, जैसे प्रतिशत कमी बराबर में होता है प्रतिशत कमी बराबर में होता है कमी या वृद्धि और बटे में 100 प्लस माइनस कमी या वृद्धि और इंटू का होता है 100। क्या हो जाएगा प्रतिशत कमी बराबर में कितना का वृद्धि कर रहा है, वो कर रहा है 25% की वृद्धि, इनके यहाँ हो जाएगा 25% और बाटा में 100 प्लस का 25 और इंटू का हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा 25 बाटा में ये 100 प्लस 25 इनकी 125 और ये इंटू का हो जाएगा 100। तो ये कर जाएगा 25 पाँचे 125 और ये 20 पाँचे 100, यानी कि उस परिवार को कमी करना पड़ेगा 20% के, तब जाकर उसका कोई खपत पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन 15 डिग्री का जो मान होता है वह होता है साइन 15 डिग्री के मान वो होता है √3 - 1 और बॉटम में 2√2। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, दी गई संख्या रेखा पर कौन सा बिंदु 6/5 को दर्शाता है। कि 6/5 दिया है और 6/5 को हम लिख सकते हैं ये 6/5, ये 5 से कम 5, 1 5 दूनी 10, इनकी 1.2 कौन सा बिंदु दर्शाता है। यहाँ से देखते हैं एस, तो एस जो दर्शा रहा है वो दर्शा रहा है 0. कितने अंक के बाद है एस, वो है 1 2 3 4 5 6 कि 0.6 को दर्शा रहा है एस। और आर को देखते हैं तो आर जो है वो है 1 और 2 कितने बाद है, और 1 और 2 यानी 1.2 आर दर्शा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, दिया गया पाई आरेख एक कॉलेज की विभिन्न संकायों में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। कुल छात्रों के कितने भाग ने काला संकाय में दाखिला लिया है। जैसे शिक्षा संकाय में कितना लिया है, शिक्षा संकाय में जो लिया है वो लिया है 300, इनकी शिक्षा में वो लिया है 300। उसके बाद काला संकाय में, तो काला संकाय में कितना लिया है, यह लिया है 1200। फिर विज्ञान संकाय में, विज्ञान संकाय में इसमें कितना लिया है, इसमें लिया है 1000। उसके बाद वाणिज्य संकाय में कितना लिया है, वाणिज्य संकाय में वो लिया है 650। और विधि संकाय में कितना लिया है, विधि संकाय में लिया है वो लिया है 450। तो टोटल कितना छात्र हो जाएंगे, 1203 1500 1500 1000 2500
2500 और 4 2900, 2900 6 3500, 3500 और 1 3600। ये टोटल छात्रों की जो संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा 3600। ठीक है, जिसमें कि पूछा गया है कि कुल छात्रों के कितने भाग ने कला संकाय में दाखिला लिया है। तो कला संकाय में कितना भाग लिया है? 1200 लिया है, क्योंकि कला संकाय में लिया है 1200 और टोटल छात्र कितना है वो है 3600। तो ये हो जाएगा भाग 1/3, क्योंकि 1/3 भाग जो है वो कला संकाय में छात्र दाखिला लिए हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है संख्या 21600 यानी कि 21600 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है। जैसे 21600 का पहले गुणनखंड निकाल लेंगे, यानी 21600 का अगर गुणनखंड निकालेंगे तो ये हो जाएगा ये 2 से 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, फिर 2 से जाएगा ये 27 दूनी 54, फिर 2 से जाएगा ये हो जाएगा 13 दूनी 26, 5 दूनी 10 1350, फिर 2 से जाएगा फिर 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, फिर जाएगा 2 से कितना से ये जाएगा 3 से, फिर 3 दूनी 6 और ये 25 तिहाई 75, फिर 3 से जाएगा ये होगा 17 21, 3 5 15, फिर 3 से जाएगा ये हो जाएगा 25 तिहाई 75 और ये जाएगा 5 से, ये हो जाएगा 5 25 और ये 5 से, तो 5 एकम 5, इनकी का गुणनखंड आ गया 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 3 और गुने 2 के पावर 2, क्योंकि यहाँ पर 2 जो है वो 1 2 3 4 5 टो है और 3 कै टो है तो 2 3 टो है और 5 2 टो है। ठीक है, यहाँ से बोला कि पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी कि 2 के पेयर में निकलना पड़ेगा। यहाँ पर कितना है 2 के पावर 5 है, यानी कि यहाँ पर अगर करते हैं हम 2 से 1 और गुना तो हो जाएगा 2 के पावर 6, तो यहाँ से निकल जाएगा 2 के पावर 3। ठीक है, फिर यहाँ पर 3 के पावर 3, तो यहाँ पर अगर करते हैं हम 3 से गुना तो हो जाएगा 3 के पावर 4, तो यहाँ से निकल जाएगा 3 के पावर 2 और यहाँ पर 5 के पावर 2। ठीक है, यानी कि कितना टोटल हो जाएगा गुणनखंड, ये हो जाएगा 5 3 8 2 10 और ये 1 11 और 1 12, यानी कि 12 गो ऐसे हैं जो 21600 का गुणनखंड है जो पूर्ण वर्ग हो जाएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है दी गई तालिका एक छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। भाषाएं छात्रों की संख्या है हिंदी में 25, अंग्रेजी में 22, मराठी में 12, तमिल में 8, बंगाली में 4 और कुल छात्रों की संख्या है 72। तो प्रश्न में बोला गया है वह कौन सी भाषा है जो छात्रावास में रहने वाले 3 में से कम एक छात्र द्वारा बोली जाती है भाषा, यानी कि कितने छात्र टोटल है। टोटल छात्रों की संख्या जो है वह है 72, 3 में से कम एक छात्र द्वारा बोली जाती है। यहाँ से हो जाएगा कम से कम एक छात्र द्वारा बोले जाने वाली भाषा वो हो जाएगा 72 बट्टा में कितना है 3 हो जाएगा 24, इनकी 24 ऐसी जो संख्या है जो कम से कम एक छात्र द्वारा बोले जाने वाली भाषा है। तो देखो कौन सी भाषा वो है, वो भाषा जो है हिंदी, क्योंकि हिंदी जो है वो 25 है, बाकी अंग्रेजी में 22, इनके लगभग 25 जो है वो 24 के निकटतम में। यहाँ हो जाएगा आंसर हमारा हिंदी, क्योंकि हिंदी में जो है छात्र वो कम से कम एक भाषा बोलने वाले छात्र हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है एक बस अपनी समान दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे 2 व्यक्तियों को पार करती है। बस पहले व्यक्ति को 10 सेकंड में और दूसरे व्यक्ति को 11 सेकंड में पार करती है। तो बस की चाल ज्ञात कीजिए, क्योंकि बस जिस दिशा में चल रहा है उस दिशा में दोनों व्यक्ति भी चल रहे हैं। तो हो जाएगा इन दोनों का रिलेटिव स्पीड घट जाएगा, क्योंकि पहले व्यक्ति की चाल कितना है, पहले व्यक्ति की जो चाल है, पहले व्यक्ति की चाल वह जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, इसको बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में, गुना करना पड़ेगा हमको 5/18 से। तो हो जाएगा 3 छक्के 18, यानी कि 5/6 मीटर प्रति सेकंड आ गया पहले व्यक्ति की चाल। वहीं दूसरे व्यक्ति की चाल कितना है, दूसरे व्यक्ति की जो चाल है वो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में, कि 5/18 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 25/18
मीटर प्रति सेकेंड। तो इनका रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, बस और पहले व्यक्ति का, तो बस और पहले व्यक्ति का रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, मान लीजिए बस की चाल जो है वो है x, यानी कि x माइनस का हो जाएगा 5/6, और ये कोई दूरी तय कर रहे हैं कितने सेकंड में, ये पार कर रहे हैं 10 सेकंड में, ये हो जाएगा 10 सेकंड। यहाँ से 6 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 6x माइनस का 5 बराबर में ये d/10 और बाटे में हो जाएगा 6, तो ये कर जाएगा 3 दूनी 6 और ये 5 दूनी 10, तो ये 30 गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 छक्के 30, यहाँ पर ये x है, ये 30x माइनस का ये 5 25 और ये बराबर का हो जाएगा 3d। तो 3 को इधर लगाएंगे तो ये हो जाएगा 30x माइनस का 25 और बॉटे में हो जाएगा 3 बराबर में ये हो जाएगा d। ठीक दूसरी स्थिति में हो जाएगा बस और दूसरे व्यक्ति की रिलेटिव स्पीड वो हो जाएगा x माइनस का 25/18, ये भी कुछ दूरी तय कर रहे हैं और ये पार कर रहे हैं 11 सेकंड में, ये हो जाएगा 18 एलसीएम, यानी कि 18x माइनस का 25 और बटे में 18 बराबर में हो जाएगा d/11। ठीक है, तो यहाँ से 30 गुना होगा, ये हो जाएगा 11 8 88 8 11 8 19, 198x माइनस का 11 5 55 के 5 हासिल 5 11 22 और 5 27 275 बराबर में हो जाएगा 18d। यहाँ से d को इधर करेंगे तो हो जाएगा भागा में, यानी कि 198x माइनस का 275 बटा में ये हो जाएगा 18 बराबर में d, तो ये भी d बराबर है और ये भी d बराबर है, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। यहाँ से हम लिख सकते हैं ये कितना है 30x माइनस 25, 30x माइनस का 25 और बटे में है 3 और ये बराबर हो जाएगा 198x माइनस का 275 और बटे में हो जाएगा 18 के, ये कर जाएगा 3 छक्के 18 और इसको और ये चला जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा गुना में, यानी कि 76 18 यानी कि 180 x माइनस का 25 छक्का 150 बराबर में हो जाएगा 198 x माइनस का 275, तो x को इधर लेकर जाएंगे और 275 को इधर लेकर आएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 150 प्लस का 275 बराबर में हो जाएगा 198 में से अगर 180 जाएगा तो ये हो जाएगा 18 x, यहाँ से हो जाएगा 275 में से अगर 150 जाएगा तो ये हो जाएगा 5, 7 में से 5 जाएगा 2 और ये 2 में से 1 जाएगा 1 इनके 125 बराबर में हो जाएगा 18x। यहाँ से हम लिख सकते हैं 125 बटा में 18 बराबर में x, यानी कि बस की चाल आ गया 125 बटा में 18, ये मीटर प्रति सेकंड में आ गया, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे, यहाँ से हो जाएगा x बराबर में 125 बटा में 18 इंटू का 18 बटा में 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18 से 18 कैंसिल आउट और ये 25 5 125, इनकी बस की चाल आ गया 25 किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है यदि x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर में 0 है तो x² प्लस 1 बटा में x² का मान कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि x² माइनस 4x प्लस 1 इनकी x² माइनस का 4x प्लस 1 बराबर में क्या है 0, तो इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस का 1 बराबर में इसको 4x, क्योंकि माइनस 4x इधर कराएं तो हो जाएगा प्लस का 4x, तो दोनों तरफ x से भाग देने पर ये हो जाएगा x² बटा में x प्लस का 1 बटा में x बराबर में 4x बटा में x, तो x से स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ से आ जाएगा x प्लस 1 बटा में x बराबर में ये x ले x इनकी 4, तो पूछा गया कि x² प्लस 1 बटा में x², तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस का 2 यानी कि 16 माइनस का 2 यानी कि 14, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है एक छात्र को मनोविज्ञान में पास होने के लिए 20% अंक चाहिए, उसे 10% अंक मिले और 20 अंकों से फेल हो गया, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता थी। तो दोस्तों यहाँ से पासिंग मार्क्स कितना है वह है 20%, और ये कितना परसेंट अंक प्राप्त करता है 10% अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि 10% में अगर हम 20 अंक जोड़ देते तो वो पास हो जाता, और यही पासिंग मार्क्स जो दिया है वो दिया है 20%। ठीक है,
तो यहाँ से प्रतिशत को एक तरफ लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 20 बराबर में 20% माइनस का 10%। यहाँ से ये हो जाएगा 20 बराबर में ये 10%। यहाँ से 10 दूनी 20, यानी कि 2 बराबर में आ गया 1%। तो पूछा है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, यानी कि 20% का मान पूछा है। तो यहाँ से हो जाएगा 20% बराबर में यह हो जाएगा कितना अंक है, 1 बराबर में 2, ये हो जाएगा 20% बराबर में 2 गुने 20, यानी कि पास होने के लिए आवश्यक अंकों की संख्या जो है वो है 40। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक ब्रह्मवार्ता बंटन में एक कक्षा का माध्यमान 12 है और इसका विस्तार 6 है, तो कक्षा का निम्नतम सीमा ज्ञात कीजिए। तो निम्नतम सीमा बराबर में होता है निम्नतम सीमा बराबर में होता है वह होता है माध्यमान माइनस का विस्तार बटे में 2। जैसे माध्यमान कितना दिया है, वह दिया है 12, क्योंकि 12 माइनस का विस्तार 6 बटे में 2, तो ये कर जाएगा 3 बार में, क्या आ जाएगा 12 माइनस का 3 यानी कि 9, यानी कि निम्नतम सीमा जो है वो है 9। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, अंडर रूट का 36.1 बटा में 102.4 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से दिया है कि अंडर रूट का 36.1 और बटा में दिया है 102.4, दशमलव से दशमलव कैंसिल आउट, यानी कि हमको फाइनली ज्ञात करना है 361 बटा में 224। तो 361 का वर्गमूल जो होता है वो होता है 19 और 224 का वर्गमूल जो होता है वो होता है 32, इनको 19 बटा में 32 आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, 2/5 गुने 350 प्लस 30% का 250 का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि 2/5 गुने 350 और प्लस का दिया है 30%, कि 30 बटे में 100 का मतलब गुना 250, ये हो जाएगा 7 5 35, और ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, यहाँ से आ जाएगा 70 दूनी 140 प्लस के ये हो जाएगा 25 3 75, ये हो जाएगा 5 7 4 11 के 1 हासिल 1 और 1 2 इनके 215। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, 2 भारों 27 केजी और 108 ग्राम का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि 1 केजी बराबर में होता है 1000 ग्राम, ठीक है। यहाँ से दिया 27 केजी, क्योंकि 27 इंटू का करेंगे 1000 और अनुपात का करेंगे ये कितना 108 ग्राम, तो ये हो जाएगा 9 तिया 27 और ये 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और ये 3 चौके 12 और ये 25 चौके 100, इनकी अनुपात आ जाएगा 250 अनुपात का 1। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे 12, 21 और 35 में विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 प्राप्त होता है। यानी कि कहीं ना कहीं हमको एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा, तो पहले एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। 12, 21 और 35 का एलसीएम ये जाएगा 12, 21 और 35, ये जाएगा दोस्तों 3 से 3 चौक 12, 17 21 और ये 35, फिर जाएगा ये 7 से ये 4 एकम 7 एकम 7 और 7 5 35, यहाँ से हमारा एलसीएम आ जाएगा, वो आ जाएगा 3 गुने 7 गुने 4 गुने 5, ये हो जाएगा 5 के 20, 20 7 140, 140 दिया 420, 420 यानी कि ये जो है 12, 1 और 35 से 420 डिविजिबल है, ठीक है। लेकिन बोला है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 प्राप्त होता है, इनकी इसमें अगर हम 6 जोड़ देंगे तो इसमें हमारा हो जाएगा प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 देगा। इनकी वो संख्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा 420 प्लस का 6, यानी कि 426 ऐसी संख्या है जो 12, 21 और 35 से विभाजित करने पर यह प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 देगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में दृश्यमान फलकों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। तो आकृति दिया गया है
यह आकृति है, ठीक है, जिसमें कि बीमा दिया गया है, ये पूरा दिया गया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और यह दिया गया है पूरा 15 सेंटीमीटर, और यह दिया गया है ये 8 सेंटीमीटर, और यह दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो बोला गया है कि दृश्यमान फलकों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, और यह दिया है दोस्तों 7 सेंटीमीटर। या निकाल लेंगे फलकों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि फलकों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आयताकार, इनकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो है, ये वाला दूरी जो है वो है 7 सेंटीमीटर, ये पूरा जो है वो 7 सेंटीमीटर है, और ये टोटल दूरी जो है वो है 20 सेंटीमीटर। ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये है कितना, ये है 5 सेंटीमीटर, और ये है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ से ये मोटाई जो दिया है वो दिया है 5 सेंटीमीटर, ये वाला दूरी जो हो जाएगा ये वाला ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। यहाँ से हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनकी लंबाई गुने चौड़ाई, तो ये हो जाएगा, पहले इसका निकालेंगे, तो ये हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, इनकी 8 गुने में 5, फिर प्लस का हो जाएगा ये 13 गुने में 8, इनकी लंबाई 8 हो गया और चौड़ाई 13 सेंटीमीटर का, यहाँ से हो जाएगा 13 इंटू का 8, फिर प्लस का हो जाएगा ये 7 इंटू का 5, फिर प्लस का हो जाएगा 13 इंटू का 5, फिर हो जाएगा 5 इंटू का 7, फिर हो जाएगा प्लस का, और फिर हो जाएगा 15 इंटू का 7, ये सब प्लस में इसको गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 8 पाँचे 40, ये 13 8 जलोत्रा से 104 प्लस के 7 पाँचे 35, और ये हो जाएगा 13 पाँचे 65, ये 7 पाँचे 35, और ये हो जाएगा 15 7 7 पाँचे 35 के 5 हासिल 3 7 3 10 इनके 15 7 175, ये 105 हो जाएगा। तो सबको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5 5 10 5 15 5 20 20 4 24 के 4 हासिल 2 3 5 5 6 11 11 3 14 14 और 4 18 के 8 हासिल 1, और ये 2 3 384 के टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में कोण ए बी डी बराबर में 55 डिग्री और कोण ए सी डी बराबर में 30 डिग्री है। यदि कोण बी ए सी बराबर में y डिग्री और गैर प्रतिवर्त कोण बी डी सी बराबर में x डिग्री है तो x माइनस y का मान क्या होगा। यहाँ से चित्र दिया है, ये हमारा कोई चित्र है जिसमें कि ये a है, b है, c है और ये d है, ठीक है, जिसमें कोण ए बी डी बराबर में 55 डिग्री, ए बी डी ये वाला मान दिया है 55 डिग्री, और फिर दिया कोण ए सी डी ये दिया है 30 डिग्री, ठीक है, और कोण बी ए सी बराबर में y डिग्री है, यानी कि कोण बी ए सी बराबर में दिया है ये y डिग्री, और ये दिया कोण बी डी सी बराबर में ये x डिग्री। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम एक तो लंब खींच लेंगे यहाँ से a से लेकर d तक, इसको बांट देगा 2 बराबर भागों में, इनकी हो जाएगा y बट्टे में 2 और ये हो जाएगा y बट्टे में 2, और ये भी हो जाएगा, अगर यहाँ तक पूरा बढ़ा देते हैं और इसको पूरा मिला देते हैं तो ये हो जाएगा x बट्टे में 2 और ये भी हो जाएगा x बट्टे में 2। तो दोस्तों चलते हैं त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में अगर चलते हैं तो ये हो जाएगा त्रिभुज ए बी डी का बाह्य कोण वो हो जाएगा x/2, यानी कि कोण हो जाएगा, यहाँ से कोई नाम देते हैं, ये हो जाएगा मान लेते कि ई, यानी कि कोण ई डी सी हो जाएगा त्रिभुज ए बी डी का बाह्य कोण। यहाँ से हो जाएगा कोण ई डी सी बराबर में ये हो जाएगा कोण बी प्लस का कोण ए, यानी कि कोण 55 डिग्री और प्लस का हो जाएगा कोण y बट्टे में 2। तो कोण एडीसी कितना है वो है x बटा में 2, यानी कि x बटा में 2 बराबर हम लिख सकते हैं 55 डिग्री प्लस का y बटे में 2। अब चलते हैं त्रिभुज ए सी डी में, यानी कि त्रिभुज ए सी डी में चलते हैं तो हो जाएगा त्रिभुज ए सी डी का बाह्य कोण हो जाएगा कोण ई डी बी, यानी कि कोण ई डी बी बराबर हम लिख सकते हैं कोण 30 डिग्री और प्लस का ये हो जाएगा y बटा में 2। जैसे कोण एडीसी कितना है x बटा में 2, यानी कि x बटा में 2 बराबर यहाँ से हो जाएगा
30 डिग्री प्लस का ये y बटे में 2, इसको मान लो समीकरण 1 और इसको मान लो समीकरण 2, तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा हमारा x बटा में 2 प्लस का x बटा में 2 बराबर में ये हो जाएगा 55 डिग्री प्लस का y बटे में 2, और ये हो जाएगा प्लस का 30 डिग्री और प्लस का y बटे में 2, तो यहाँ से हो जाएगा x बटा में 2 और x बटा में 2, यानी कि आधा और आधा मिलकर हो जाएगा 1, यानी कि यहाँ से हो जाएगा x बराबर में ये आधा और आधा मिलकर 1, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 55 और 30 85 डिग्री प्लस का ये हो जाएगा y। ठीक है, यहाँ से हम लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर में 85 डिग्री, यानी कि x माइनस वाई का आ गया 85 डिग्री। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है संख्याओं 3.03 और 2.05 के योग और इनके अंतर को जोड़ने पर प्राप्त होने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि 3.03 और 2.05, इसका पहले हम योग निकाल लेंगे। तो योग कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 और 2 5.05 3 8, और अंतर निकाल लेते हैं। तो अंतर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3.03 और माइनस का हो जाएगा 2.05। ठीक है, ये तो 3 है और ये 5 तो नहीं जाएगा, तो इधर से जाएगा तो ये हो जाएगा 103, क्योंकि 100 प्लस के इधर 0.3 हो जाएगा 103। तो 103 में से अगर 5 जाएगा तो ये हो जाएगा 13 में से 5 जाएगा 8 और ये 9 की 98, यहाँ से आ जाएगा ये 98, यहाँ पर बचा 2, तो 2 में से 2 जाएगा 0.98। इनका पूछा है योग और अंतर का योग, इसका हो जाएगा योग बराबर में वो हो जाएगा 5.08 प्लस का ये हो जाएगा 0.98, ये हो जाएगा 8 8 16 के 6 हासिल 1 9 और 1 10 के 0 हासिल 1 5 और 1 6, यानी 6.06। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% की दर से प्राप्त हुए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 50 रुपए का अंतर है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। क्योंकि दोस्तों दिया है यहाँ से CI और SI का अंतर, CI और SI का जो अंतर दिया है वो दिया है 50 रुपया, और रेट कितना दिया है, वो दिया है 10%, और टाइम दिया है 2 साल। ठीक है, तो ऐसे मान लेते कि धनराशि जो है मूलधन जो है वो है दोस्तों 4000 रुपया। ठीक है, तो 4000 का पर हम 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज निकालेंगे, ये हो जाएगा 4000 का 1 वर्ष का साधारण ब्याज 10% की दर से, तो ये हो जाएगा डबल कैंसिल करके 40 दाम में 400, तो हो जाएगा 1 वर्ष साधारण ब्याज 400, फिर दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज ये भी हो जाएगा 400, और जो साधारण ब्याज पे जो ब्याज लगेगा वो हो जाएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। तो फिर 400 का 10% निकालेंगे, तो 400 का 10% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 40, दूसरे वर्ष का आ जाएगा, दूसरे वर्ष का अंत में आ जाएगा ब्याज 40 रुपया। ये टोटल हमारा आ गया टोटल CI, लेकिन ये टोटल आ गया हमारा कितना, ये हो गया SI। इनके आसान अंतर कितना हो जाएगा, अंतर हो जाएगा 40 रुपया। इसी 40 का मान जो दिया है वो दिया है 50 रुपया, जैसे 1 बराबर में हो जाएगा 50 बटे में 40, जैसे कितना माना है मूलधन, माना है 4000, इसलिए 4000 बराबर में हो जाएगा ये 1 दूसरे की कैंसिल आउट, इनकी 5 बटे में 4 इंटू का 4000, ये कर जाएगा 1000 में, इनके यहाँ से जो धनराशि आ जाएगा वो आ जाएगा 5 गुने 1000 यानी कि 5000। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 7 + 5 - 2 गुने का 7 + 89 - 94 भागा 2 प्लस का 33 भागा 3 प्लस का 9 गुने 2 - 7 भागा का 11 का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि 7 + 5 माइनस का 2 गुने 7 प्लस का 89 माइनस का 94 भागा 2 प्लस का 33 भागा 3 प्लस का 9 गुने 2 माइनस का 7 और भागा का है, इनकी ये पूरे का है 11। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा ये 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14, और ये कट जाएगा 11 तिया 33। ठीक है, और ये हो जाएगा 9 दूनी 18, यहाँ से हमारा आ जाएगा, और ये हो जाएगा 89 और 7 इनकी हो जाएगा
96। यहाँ से हमारा आ जाएगा 7 प्लस 5 यानी कि 12 माइनस के 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1 9 दूनी 18 और 1 19 192 और ये हो जाएगा माइनस का 43, ये हो जाएगा प्लस का यानी कि 11 में से अगर 7 जाएगा तो हो जाएगा 4 और ये 4 प्लस 18 यानी कि 22 बाटा में हो जाएगा 11 तो ये कर जाएगा 11 दूनी 22 यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा 12 माइनस का ये 7 2 9 और ये 9 4 13 के 3 हासिल 1 1 और 1 2 1 239 और ये प्लस का 2 ये हो जाएगा 12 2 14 यानी 14 माइनस का 239। ऐसे अगर 14 घटेगा तो ये हो जाएगा 9 में से 4 जाएगा 5 और ये 3 में से 1 जाएगा 2 और ये 2 इनके माइनस 225। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि किसी कमरे की बीमाई 2 मीटर 3 मीटर और 4 मीटर है तो 1/2 मीटर गुने 1/3 मीटर गुने 1/4 मीटर आकार के कितने घनों को उस कमरे में रखे जा सकते हैं। इनकी घनों की संख्या पूछा है। कैसे घनों की संख्या बराबर में हो जाएगा घनों की संख्या बराबर में हो जाएगा कितना बीमा कमरे की बीमा बाटा में हो जाएगा कितने आकार के रखे जाते हैं उसकी बीमा। इनकी आंस हो जाएगा हमारा 2 मीटर इंटू का 3 मीटर इंटू का हो जाएगा 4 मीटर और बट्टे में हो जाएगा कितने आकार की बीमा है वह है 1/2 गुने का है 1/3 और गुने का है 1/4। यहाँ से दोस्तों हो जाएगा ये 2 गुने 3 गुने 4 और ये सब प्लॉट के ऊपर चला जाएगा इनकी ये हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 4 ये हो जाएगा दोस्तों 3 दूनी 6 चौके 24 24 दूनी 48 इनकी 48 इंटू का 3 इंटू का 4 ये हो जाएगा 8 को 24 के 4 हासिल 2 4 3 12 2 14 इंटू का 4 यानी कि हो जाएगा 14 को 16 के 6 हासिल 1 14 चौके 56 और 97 के 576 ऐसे घन होंगे जो रखे जा सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 540 रुपए में एक मशीन का पुर्जा बेचने पर शकीला को 10% की हानि होती है तो 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए शकीला को वही पुर्जा किस मूल्य पर बेचना चाहिए। क्योंकि 90 का मान दिया है 540 जैसे 90 बराबर में 540 जैसे 1 बराबर में हो जाएगा ये 9 6 के 54 इनकी 6 जैसे पूछा गया है 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए लेकिन 110 का मान पूछा गया जैसे 110 बराबर में हो जाएगा 6 गुने में 110 इनकी हो जाएगा 660। 660 रुपये में शकीला उस वस्तु को बेचेगी तो उसको 10% का लाभ होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि ये को अंडर रूट का 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस का 4 का स्क्वायर इनकी 16 तो हो जाएगा अंडर रूट का 25 तो हो जाएगा 5 बटे में 1 किया एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या बराबर होता है पूरा पूरी डिवाइडेड या पी बटा में क्यू। ठीक है फिर आगे है कि अंडर रूट का 12.95 है। ठीक है यानी कि इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा तो हो जाएगा 1295 बटा में यहाँ से करते हैं 100 ये हो जाएगा 100 का वर्गमूल 10 और ये हो जाएगा 1295 का वर्गमूल यह हो जाएगा निकाल देते हैं 1295 का वर्गमूल ये जगह 3 से 3 का 9 3 ये 9 5 और ये 3 3 6 तो ये हो जाएगा 5 से यानी कि ये हो जाएगा 5 25 दोस्तों यहाँ से दिया कि 12.95 यानी कि ये हो जाएगा 12.95 यानी कि इसका तो कोई वर्गमूल ही नहीं होता है। ये हो जाएगा हमारा एक अपरिमेय संख्या। ठीक है और आगे देखते हैं आगे अंडर रूट का 125 ये होता है 25 5 125 अंडर रूट का 25 इंटू 5 ये हो जाएगा 5 रूट का 5 इनकी ये भी हमारा आ गया अपरिमेय संख्या। ठीक है फिर आगे देखते हैं आगे है अंडर रूट का 900 ये हो जाएगा 900 का वर्गमूल 30 इनकी यहाँ से हमारा 2 अपरिमेय संख्या आ जा रहा है। ठीक है यहाँ से क्वेश्चन तो गलत दिख रहा है क्योंकि यहाँ से पूछा कि परिमेय संख्या कौन नहीं है तो परिमेय संख्या तो 2 नहीं है 12.95 और 125 है। ठीक है तो दोस्तों यहाँ से आप क्वेश्चन को सुधार लीजिएगा या देख लीजिएगा सोल्यूशन में क्या दिया है। ठीक है और नहीं तो अगर देखते हैं इसका सोल्यूशन
तो यहाँ से दोस्तों इसको किया है सोल्यूशन में 12.96, यानी कि यहाँ पर किया है 6, ठीक है। तो अगर 12.96 होगा तो ये हो जाएगा 36 का वर्गमूल, यानी कि यहाँ से आ जाएगा ये 36 बटा में 10, ये हो जाएगा 18 दूनी 36 और ये 5 दूनी 10, 18 बटा में 5 आ जा रहा है, यानी कि ये पूरी तरह डिविजिबल है, यानी कि यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। और कौन नहीं होगा परिमेय संख्या, वो हो जाएगा अंडर रूट 125, यानी कि यहाँ पर अगर सुधारते हैं तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी सही उत्तर, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक हवाई जहाज 500 यात्रियों को ले जा रहा है, जिनमें से 45% पुरुष हैं और 20% बच्चे हैं। पुरुष, महिला और बच्चों की संख्या का अनुपात न्यूनतम संख्या में ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया कि 500 यात्री है, कि टोटल यात्रियों की संख्या कितना है, टोटल यात्रियों की संख्या जो है वो है 500, ठीक है। कि जिसमें कि मैन जो है वो है 45%, ठीक है। और बच्चे कितने, इनकी चाइल्ड है वो है 20%। तो कितने प्रतिशत हो गया, ये हो गया 45 और 20, यानी कि हो गया 65%। कि अभी भी कितना शेष बच जा रहा है, वो बच जा रहा है वुमेन के लिए, वो बच जा रहा है 45 और 20, इनकी 65 और 5 70, 70 और 30, तो इनकी 35% महिलाएं हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से दिया कि टोटल यात्रियों की संख्या 500, यानी कि 100% का मान दिया है 500। यहाँ से 100% बराबर में वह हो जाएगा 500, तो 1% बराबर में हो जाएगा ये 5, ये 2 जीरो कैंसिल आउट, यहाँ से हो जाएगा मैन की संख्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा 45 × 5, कि 5 25 के 5 हासिल 2, 5 के 20 और 2 22 के 225, और चाइल्ड का कितना हो जाएगा, ये जगह 20 5 100, और वुमेन का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 × 5, इनकी 5 है 25, 2 25 15 2 17 175, ठीक है। ऐसा अनुपात पूछा है तो अनुपात निकाल लेंगे, कि अनुपात बराबर में हो जाएगा। तो यहाँ से प्रश्न में बोल रहा है कि पुरुष, महिला और बच्चों की संख्या का अनुपात न्यूनतम संख्या में ज्ञात कीजिए। पुरुष, महिला और बच्चे यानी कि चाइल्ड का अनुपात पूछा है। तो पुरुष का कितना संख्या है, वो है 225, केवल हो जाएगा 225 अनुपात का वुमेन यानी कि महिला कितना है 175 है, और चाइल्ड के कितना है, यह है 100, ये हो जाएगा 5 के 20, 2 5 25, अनुपात का 25 15, 2 5 25, और ये अनुपात के 20 5 100, और ये कटेगा 9 5 45, अनुपात का ये 7 5 35, अनुपात का ये 5 के 20, 9 अनुपात 7 अनुपात 4 है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, 1 भागा 1/2 प्लस का 1/3 प्लस का 1/6 भागा का 3/4 माइनस का 1/3। तो पहले छोटा कोष्ठ को तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 4 3 एलसीएम 12, ये हो जाएगा 4 3 12 3 के 9, और ये जगह 3 4 के 12 यानी कि 4, यहाँ से आ जाएगा 9 - 4 यानी 5/12, यहाँ से इसका माना गया 5/12, ठीक है। फिर इसका तोड़ेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा 2 3 6, 3 दूनी 6, और ये 6 एकम 6, 3 2 5, 5 और 1 6, इनके 6/6, ये हो जाएगा 1, इनकी इसका पूरा माना गया 1, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा 1 भागा का ये कितना है 1, और ये भागा में 5/12, तो इसको गुना में लिखेंगे, ये हो जाएगा 12/5, ठीक है। ये हो जाएगा 1 भागा का 12/5, इसको अगर लिखेंगे तो हो जाएगा 5/12, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, साइन 45 डिग्री प्लस का ए माइनस का कोस 45 डिग्री माइनस का ए का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर में होता है कॉस थीटा। यहाँ से दिया है कि साइन 45 डिग्री प्लस का ए और माइनस का दिया है कोस 45 डिग्री माइनस का ए। यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं साइन का 90 माइनस का 45 डिग्री प्लस का ए माइनस का कोस का 45 डिग्री माइनस का ए, ये माइनस गुना होगा तो ये हो जाएगा साइन का 90 माइनस का 45 डिग्री माइनस का ए,
और ये माइनस का कॉस 45 डिग्री माइनस का ये हो जाएगा दोस्तों कॉस 45 डिग्री माइनस का ए, क्या आंसर देगा कॉस 45 डिग्री माइनस का ए माइनस का कॉस 45 डिग्री माइनस का ए, ये दोनों कट जाएगा, इनके आंसर आ जाएगा 0। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है यदि x बराबर में 2 और y बराबर में 5 है तो 5xy माइनस का y स्क्वायर का मान कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि x बराबर में 2, y बराबर में दिया है 5, तो पूछा गया है 5xy माइनस का y स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 5 इंटू का x का मान 2 इंटू y का मान 5 माइनस का y का स्क्वायर की 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 25 दूनी 50 माइनस का 5 का स्क्वायर 25, इनके यहाँ से आ जाएगा 25। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है अनिल अकेले एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है और भूषण अकेले इसे 8 दिन में पूरा कर सकता है। अनिल और भूषण इस कार्य को 3200 रुपये में करते हैं। चमन की मदद से वे 3 दिनों में कार्य पूरा कर लेते हैं, तो इस आय में चमन का हिस्सा कितना है। तो दोस्तों यहाँ से दिया कि अनिल एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, यानी कि ए फॉर अनिल एक कार्य को पूरा कर रहा है 6 दिन में, और बी फॉर भूषण ये कर रहा है दोस्तों कितने दिन में, ये कर दे रहा है 8 दिन में। और चमन की सहायता से ये तीनों कितने दिन में करते हैं, ये करते हैं 3 दिनों में, यानी कि ए फॉर अमन, बी फॉर भूषण और सी फॉर चमन, ये तीनों मिलते हैं तो कार्य खत्म हो जाता है 3 दिनों में। सॉरी ए फॉर अनिल है, यहाँ से हो जाएगा इन सभी के टोटल कार्य निकाल देंगे, ये हो जाएगा टोटल कार्य, ये हो जाएगा 24। तो ए की क्षमता आ जाएगा, अनिल की क्षमता आ जाएगा 4 और भूषण की क्षमता आ जाएगा 3 और इन तीनों की क्षमता आ जाएगा, यह आ जाएगा 8। इसमें कि अनिल की क्षमता है 4, भूषण की क्षमता है 3, तो चमन की क्षमता कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 3 7 और 1 8, क्योंकि तीनों की क्षमता है 8। तो जो पैसा बढ़ता है वो उनके कार्य की क्षमता अनुपात में ही पैसा बढ़ता है। वैसे कितना है उनके कार्य क्षमताओं का अनुपात, वो है 4:3:1 और टोटल राशि कितना है, वो है 3200 रुपया। यहाँ से होगा 4 3 7 और 1 8, यानी कि 8 बराबर में दिया है 3200, यहाँ से 1 बराबर में हो जाएगा 400। तो पूछा है चमन कैसे कितना है, तो चमन का अनुपात कितना है, वो है 1, इनकी चमन का हिस्सा जो है वो है 400 रुपया। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है अनिल और बलबीर एक कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू कर दिया, लेकिन 2 दिन के बाद अनिल घायल हो गया। बलबीर को कार्य को समाप्त करने में 2 दिन अधिक लगे, तो बलबीर अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। क्योंकि अनिल और बलबीर दोनों मिलकर कार्य को प्रारंभ करते हैं, जैसे हो जाएगा ए फॉर अनिल और बी फॉर बलबीर, और ये दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, कितने दिन में कर सकते हैं, ये कर सकते हैं 3 दिन में। लेकिन और यहाँ से दिया है कि 2 दिन के बाद अनिल घायल हो जाता है, 2 दिन के बाद अनिल जो है वो घायल हो जाता है और बलबीर जो है वो कार्य करता है, यानी कि इनकी ये 3 दिन में कार्य समाप्त कर सकते थे, लेकिन ये 2 दिन तक कार्य करते हैं और अनिल घायल हो जाता है। काम कितना कर दे रहे हैं, वो काम कर दे रहे हैं 2/3, शेष कार्य कितना बच जा रहा है, शेष कार्य बच जा रहा है, वो बच जा रहा है 1 माइनस का 2/3, 3 एलसीएम यानी कि 1/3 शेष कार्य बच जा रहा है। और इसी शेष कार्य को समाप्त करने के लिए बलबीर को 2 दिन और अधिक लगते हैं, यानी कि 1/3 काम करने के लिए बलबीर को जो समय लग रहा है वो लग रहा है 2 दिन। तो 1 भाग को करने में कितना समय लगेगा, ये लगेगा 2 गुने में 3, यानी कि बलबीर को पूरा भाग करने के लिए इसको समय लगेगा 6 दिन, यानी कि ऐसे बलबीर जो है वो अकेले इस काम को कर देगा 6 दिन में। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है दी गई तालिका सप्ताह के दौरान एक दुकान में बेचे गए बिजली के बल्बों की संख्या दर्शाता है। बिके हुए बल्बों की संख्या सोमवार में बिका है 225, मंगलवार में 100, बुधवार में 150, बृहस्पतिवार में 200, शुक्रवार में 75 और शनिवार में 90। तो किस दिन दैनिक बिक्री सप्ताह की औसत बिक्री की निकटतम थी। क्योंकि यहाँ से औसत पूछा है, यहाँ से औसत निकाल देंगे, यहाँ से एवरेज बराबर हो जाएगा, वो जाएगा सोमवार में कितना बेचा है 225, मंगल में 100, बुध में 150 प्लस का, बृहस्पति में 200 प्लस का, शुक्रवार में 75 और प्लस का, शनिवार में 90। और ये हो जाएगा बाटा में 1 2 3 4 5 6, क्या हो जाएगा ये 5 5 10 की 0,
हासिल 1, 10, 7, 17, 17 और 5 22, 22 और 2 24 के 4 हासिल 2, 2 और 2 4, 4 1 5, 6 2 8 इनके 840 बट्टे में 6। ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 14 तिया 140। तो देखते हैं किसके निकटतम है। 140 जो है वो है बुधवार के निकटतम, यानी कि बुधवार के निकटतम जो है वो 140 है। यहाँ से बोला गया किस दिन दैनिक बिक्री सप्ताह की औसत बिक्री के निकटतम थी, क्योंकि वो बुधवार के निकटतम थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग यहीं पर इन करते हैं और फिर मिलते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।